बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे it's very important lecture that is about the English of second year। आज सेकंड ईयर इंग्लिश के हवाले से आपको बहुत अहम लेक्चर दिया जा रहा है। वो बेसिकली क्या है, सेकंड ईयर की इंग्लिश जैसा कि आप सबको पता है, इसमें इंग्लिश बी और इंग्लिश ए इन अ सेंस कि इसमें कुछ ग्रामर की चीज़ें हैं और इसके अलावा कुछ चीज़ें प्रोज की हैं। प्रोज में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। प्रोज में हमारे पास एसेज हैं, हीरोज़ हैं और हमारे पास नावल है। तो आज हमारे जो बुक 2 है उसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है द डाइंग सन। अब द डाइंग सन से हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले ये बता दूं कि ये हमारे प्रोज के जो चैप्टर हैं 10, इनमें से ये द डाइंग सन पहला चैप्टर है और इससे हम आगाज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक इसके सिलेबस का ताल्लुक़ है, इसके पेपर पैटर्न का ताल्लुक़ है, वो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम डाइंग सन का आगाज़ किस तरह करते हैं। इसका आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें फोकस करनी है, तीन चीज़ें हैं। नंबर 1, डाइंग सन और इसके जो राइटर हैं इनके बारे में थोड़ा सा, उसके बाद इसकी समरी और इसके बाद हम इसके सिनोनिम्स की तरफ आएंगे। और लेक्चर के एंड पर आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट पढ़ने से पहले आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अगर आप ये लेक्चर समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखना होगा। और अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फ़ौरन मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं। द डाइंग सन। द डाइंग सन जो है, ये इसका टाइटल जो है, देखें, द डाइंग सन। डाइंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा डाइंग का मतलब क्या है। अब डाइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद देखें कि इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, डाई। अब जब आप लफ्ज़ डाई सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है डाई का मतलब क्या होता है, मरना। इसकी सेकंड फॉर्म है हमारे पास डाइड, थर्ड फॉर्म है हमारे पास डाइड, और फोर्थ फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं ये क्या है, डाइंग। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, द डाइंग सन। अब जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल की शेप एक ही है। हमें कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये जेरेंट यूज़ हुआ है या प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है, याद रखिएगा। इसका जब मैं बताऊंगा आपको तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि अगर यहाँ पे जब उर्दू में आप इसका तर्जमा करें जिसके आखिर में ना आ जाए, करना, खाना, पीना, सोना, इस तरह की चीज़ें आ जाए, ना 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 ना, ठीक है, तो यूँ समझे कि वो जेरेंट है। अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब है क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द डाइंग सन, डूबता हुआ सूरज, ख़त्म होता हुआ सूरज, ठीक है, डूबता हुआ सूरज, ख़त्म होता हुआ सूरज, टूटता हुआ सूरज। अब ये जो बेसिकली हमारे पास वर्ड्स आए हैं इसमें ना का लफ्ज़ नहीं है, तो इस वजह से ये क्या होगा, हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, राइट। यहाँ पे द डाइंग सन से मुराद बेसिकली क्या होगा, डूबता हुआ सूरज जब हम कहते हैं इससे मुराद है कि डूबता हुआ, वैसे देखें एक्सपायर का मतलब क्या होता है, ख़त्म होना, एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड, एक्सपायरिंग, ठीक है। यहाँ पे डाइंग से मुराद होगा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग से मुराद क्या है, कम होती हुई। किसकी रोशनी, सूरज की रोशनी, सन, यानी कि सूरज की जो लाइट है वो क्या हो रही है, कम, डिक्रीजिंग द लाइट ऑफ सन। तो इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी क्या होगी, ख़त्म होगी, सूरज ख़त्म हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। वो रीज़न क्या है, आपको चैप्टर्स के उस पॉइंट की तरफ जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि वो रीज़न क्या है। टाइटल के बारे में आपको पता चला, राइट।
और ये टाइटल को जब जस्टिफाई करना हो तो उस वक्त में आपको जो पॉइंट आएगा वो उस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर बताऊंगा कि इस टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए वो पॉइंट आपने क्या करना होगा, नोट करना होगा। उसके बाद मैं मूव करता हूँ कि जो सर जेम्स जीन्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1877 है और कब तक रहे ये 1946 में, 1946 में ये वफात पा गई। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि ये कौन थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में। कि एन इंग्लिश फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, ये 3 चीज़ें इनके हवाले से अपनी याद रख लेनी है। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है एज एन इंग्लिश फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन। और इनको सर का खिताब भी मिला। वो कब मिला इनको खिताब? 1928 में। 1928 में इनको क्या मिला? सर का खिताब मिला। और इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की कैम्ब्रिज और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। तो ये चंद चीज़ें आपने किन के हवाले से याद रखनी है? सर जेम्स जीन्स के हवाले से। इनकी बेशुमार कुतुब हैं जिन्होंने बहुत सारी जगहों पे काम भी किया हुआ है। उस डिटेल की तरफ इसलिए नहीं जाना चाह रहा मैं क्योंकि सेकंड ईयर के सिलेबस में या सेकंड ईयर की जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें इसकी ज़्यादा डिटेल्स डिमांड नहीं की गई, राइट। हमने डिमांड के मुताबिक ही पढ़ना है, डिमांड के मुताबिक इसको एडजस्ट करना है। अब मैं मूव करता हूँ किस तरफ? समरी की तरफ। समरी की तरफ जब मैं मूव कर रहा हूँ तो आपने इंतहाई गौर करना होगा ताकि कोई भी ऐसी बात रह ना जाए जो आपकी समझ से दूर हो जाए। इसमें 5-6 पॉइंट्स जो हैं वो समरी के अंदर आएंगे। हम 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राइटर के थ्रू हमें पता चलता है कि द डाइंग सन जो है बेसिकली ये एक नज़रिए का नाम है। वो किसके नज़रिए का नाम है? क्रिएशन किसकी? यूनिवर्स की, यानी कि कायनात की जो तख्लीक है उसके बारे में। फिर कायनात की तख्लीक के साथ साथ ये ज़िंदगी कैसे वजूद में आई, ज़िंदगी कैसे कायम हुई, इसके बारे में। और फिर इन चीज़ों के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब कायनात की बात करते हैं तो राइटर हमें बताता है क्या? द नेचर ऑफ द स्टार्स, कि स्टार्स की जो नेचर है, इसमें स्टार्स का साइज आ सकता है, स्टार टोटल नंबर ऑफ स्टार्स आ सकते हैं, राइट। और डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ सकता है। पहले पॉइंट में आपने ये 3 चीज़ें नोट करनी है, 3 चीज़ें जहन में रखनी है। अब नेचर ऑफ द स्टार्स उसने बताया कि इस कायनात में मिलियंस ऑफ स्टार्स वेंडरिंग इन स्पेस। खला में मिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, वेंडरिंग कर रहे हैं। और उनमें से फ्यू स्टार्स हार्डली बिगर देन अर्थ, उनमें से चंद सितारे जो हैं वो बमुश्किल ही ज़मीन से क्या हैं? बड़े हैं, क्योंकि ज़मीन से थोड़े बड़े हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज मिलियंस ऑफ अर्थ्स कैन बी पैक्ड इनसाइड देम। उनमें जो अक्सर स्टार्स हैं वो इतने बड़े हैं कि उनमें मिलियंस ऑफ अर्थ्स जो हैं वो पैक की जा सकती हैं, समोई जा सकती हैं। उसके बाद आ जाता है कि नंबर ऑफ स्टार्स। अब नंबर ऑफ स्टार्स के लिए राइटर ने ये बताया है कि जो सितारों की जो तादाद है यूनिवर्स में, कायनात में, वो इतनी ही है जितनी दुनिया के तमाम साहिल में रेत के जो ज़र्रात हैं उनके बराबर। ये नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि सितारों की जो तादाद है कायनात में वो दुनिया के तमाम जो साहिल हैं उन पर जो रेत के ज़र्रात हैं उनके बराबर हैं। और उसके बाद हमें मज़ीद पता चलता है कि ये दीज स्टार्स जो हैं बेसिकली दीज स्टार्स आर इन मोशन, सम ऑफ देम मेक ग्रुप्स
बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल एलोन। अब यहाँ पे हमें जो चीज़ पता चलती है कि दीज स्टार्स आर इन मोशन, ये तारे जो हैं गर्दिश में रहते हैं, गर्दिश करते हैं, चलते हैं, ट्रैवल करते हैं। इनमें से चंद सितारे जो हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में चलते हैं, और अक्सर जो सितारे हैं वो एलोन सफ़र करते हैं, अकेले सफ़र करते हैं। उनका एक अपना ऑर्बिट है, अपना एक मदार है, अपना एक पाथ है, उसमें वो अकेले सफ़र करते हैं, और ये एक दूसरे के करीब नहीं आते, ये एक दूसरे के करीब नहीं आते। उसकी बेसिकली वजह क्या है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और इनकी गर्मी की वजह से एक सितारा दूसरे के करीब आ ही नहीं सकता। और उसके बाद बताता हूँ मैं आपको कि राइटर ने इसकी मिसाल ऐसे दी है, कुछ यूँ करके, कि एक सितारा दूसरे के करीब क्यों नहीं आता। उसकी उसने वजह ये बताई है कि जिस तरह दुनिया के जो समंदर हैं, दुनिया के क्या हैं, खाली समंदर, दुनिया का क्या, खाली समंदर, एम्प्टी ओशन, उसमें शिप है, राइट। तो वो जो शिप होती हैं उनका आपस में जो डिस्टेंस होता है वो यूँ समझें कि वो मतलब लाखों मील्स जो होता है वो क्या होता है, दूर होती हैं, जिनकी उसकी जो नेबर शिप होती है वो ठीक ठाक डिस्टेंस पे होती हैं, जिसकी वजह से राइटर ने कहा कि मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम वन अनदर, यानी कि वो जो शिप है उस एम्प्टी ओशन में, वो एक शिप जो दूसरी शिप से मिलियन माइल्स अवे होती है। इसी तरह उसने कहा कि यूँ समझें कि जो स्टार्स हैं वो उस एम्प्टी ओशन की क्या है, शिप हैं। जब शिप के दरमियान इतना बड़ा ह्यूज डिस्टेंस है, इसी तरह यहाँ पे भी बेसिकली क्या होगा, ह्यूज डिस्टेंस होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें मूव करता हूँ किसकी तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब वो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, प्लैनेट्स, इनकी इसको आप कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ द अर्थ। अब प्लैनेट्स एंड देयर एग्जिस्टेंस, प्लैनेट्स क्या हैं और ये कैसे वजूद में आए। प्लैनेट्स बेसिकली क्या हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, राइट। और इनकी अपनी लाइट कोई नहीं होती, ये डिपेंड करते हैं सूरज की लाइट पर। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सूरज की लाइट पर, क्योंकि इनकी अपनी लाइट कोई नहीं होती। अब सूरज की लाइट, इनको जो इनकी जो सूरज है उसकी जो लहरें हैं वो अपनी लहरें इन प्लैनेट्स के ऊपर थ्रो करता है, फेंकता है, उससे इनको थोड़ी सी जो हीट मिलती है, लाइट मिलती है, बस वही है। इसके अलावा इनकी अपनी लाइट कोई नहीं होती। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज, डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, डिपेंड ऑन द लाइट एंड हीट ऑफ द सन एज दे रिवॉल्व अराउंड द सन। ये जो पॉइंट था ये बहुत ही अहम पॉइंट था जिसके बारे में आपको बताया गया है। दूसरी बात कि ये प्लैनेट्स की बात हमने की है, ये पॉइंट हमें बेसिकली डिस्कस करना था बाद में, लेकिन अभी डिस्कस कर दिया है ताकि आपका एक इमेज सा बन जाए कि प्लैनेट्स की बात हो रही है। अब हुआ क्या कि एक रेयर इवेंट, इस पॉइंट जो अभी पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस पॉइंट से दो फायदे हैं। एक तो आपको पता चल जाए कि प्लैनेट्स क्या हैं, इनकी क्रिएशन ऑफ अर्थ कैसे हुई, और दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि वो रेयर इवेंट कौन सा था जिसने राइटर को मजबूर कर दिया कि इसको टाइटल दे दो, इस चैप्टर का टाइटल बना दो क्या, द डाइंग सन। इनकी वो जो रेयर इवेंट है वो इस चीज़ को भी जस्टिफाई करेगा, और साथ क्या होगा, आपको यहाँ पे प्लैनेट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। अब देखें, सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, एक वेंडरिंग स्टार, गर्दिश करता हुआ सितारा, घूमता हुआ सितारा ब्लाइंडली क्या हुआ, सन के करीब आ गया, सूरज के करीब आ गया। जब वो सूरज के करीब आया तो उसने अपनी रेज जो हैं वो सूरज की सतह पर छोड़ी। जैसे उसने सूरज की सतह पर वो रेज छोड़ी तो वो जो चीज़ है वो क्या होती गई, बढ़ती गई। इनके रेज की वजह से सूरज पर जब वो उसकी सतह पर रेज पड़ी तो वो ग्रो हायर एंड हायर, यानी कि वो ऊंचे से ऊंचे होते गए,
और फिर वो एक पहाड़ की शक्ल अख्तियार कर गई, और फिर उसके अंदर इतनी पावर आ गई, इतनी स्ट्रेंथ आ गई, यानी इट्स टाइडल से मुराद इस टाइडल पुल जो था वो बिकेम स्ट्रांगर, वो एक स्ट्रांग बन गई, उसके अंदर इतनी पावर आ गई। उस पावर से क्या हुआ, ब्रोक ऑफ द सन टूट गया, एंड फेल इनटू स्पेस इन स्मॉल पीसेस, और खला में छोटे छोटे टुकड़ों में गिर गया। मतलब क्या हुआ कि जब वो एक सितारा सूरज के करीब आया, उसकी इतनी हरारत थी, इतनी तपश थी, और वो इतना स्ट्रांग था, तो वो उसने अपनी जब सूरज की सतह पर वेव्स छोड़ी, लहरें छोड़ी, तो सूरज बेसिकली क्या हो गया, टूट गया, बिखर गया, और इसके टुकड़े जो हैं वो छोटे छोटे पीसेस में खला में, उनमें से कुछ बड़े थे और कुछ पीसेस क्या थे, छोटे थे। उसके बाद मीन वाइल द अदर स्टार बिगेन टू मूव अवे, यानी कि इसी असना उस वक्त जब एक जो दूसरा सेकंड स्टार था जो घूमता हुआ आया था, अभी वो क्या हुआ, उसने बिगेन टू मूव अवे, जब वो दूर चला गया, तो दीज स्मॉल पीसेस स्टार्टेड मूविंग अराउंड द सन, तो ये जो स्मॉल पीसेस थे इन्होंने सिर्फ सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया, और दे आर प्लैनेट्स एंड ओवर अर्थ इज़ वन ऑफ देम। तो ये बेसिकली क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, ये जो पीसीज हैं, टुकड़े हैं, ये प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट हमारी ज़मीन, हमारी अर्थ भी है। और अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अभी हम जो इसके बकिया पॉइंट्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। अब देखें हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि प्लैनेट्स वर द पार्ट ऑफ सन। प्लैनेट्स जो थे वो किसका हिस्सा थे, सूरज का, क्योंकि सूरज टूटा, उसके टुकड़े वो कहाँ पे आ गए, खला में आ गए। और फिर दे वर हॉट इन द बिगनिंग, दे वर वेरी हॉट, टू हॉट, बहुत ज़्यादा क्या थे, गर्म थे शुरू में। ग्रेजुअली क्या हुआ, दे कूल्ड डाउन, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो गए, ठंडे हो गए। अब जब वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो गए, तो वो फिर डिपेंड करते थे किसकी लाइट के ऊपर, सूरज की लाइट के ऊपर, किसकी हीट के ऊपर, सूरज की हीट के ऊपर वो क्या करते थे, डिपेंड करते थे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ जो है वो ज़मीन पर कैसे वजूद में आई, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लैनेट जो थे बेसिकली, जो वो पीसीस थे, टुकड़े थे, वो बेसिकली सूरज का हिस्सा थे। और फिर वो शुरू में बहुत ज़्यादा गर्म थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या हो गए, ठंडे हो गए। और उसके बाद उनको जो रेडिएशन मिलनी थी वो किसकी तरफ से मिलनी थी, सूरज की तरफ से। उसके बाद बाय चांस वन ऑफ दीज पीसेस गेव बर्थ टू आवर लाइफ, कि इत्फाकन क्या हुआ कि इन पीसेस में से, इन टुकड़ों में से एक टुकड़े ने ज़िंदगी को जन्म दिया। अब ये तो वो पॉइंट्स थे जो पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। अब जो असल बात है ये है, बाय चांस वन ऑफ दीज पीसेस गेव बर्थ टू आवर लाइफ। अब देखें, इट स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो पॉइंट है ना, सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक सादा जानदार, सादा वजूद, सादे वजूद की शक्ल में क्या हुई, एक लाइफ का आगाज़ हुआ। ये वो जो सादा वजूद था, सादा जानदार था, इससे क्या हुआ, विच कुड रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। मतलब ये था कि जब ये पैदा हुआ, सिंपल ऑर्गेनिज्म से ये चीज़ स्टार्ट हुई, और ये अपने ख़त्म होने से पहले अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को भी क्या करता था, जन्म देता था, रिप्रोड्यूस कर सकता था। अब हुआ क्या कि इसी तरह क्रिएशन बनना शुरू हो गई, इनकी इसी तरह मतलब तख्लीक, मुख्तलिफ क्रिएचर्स की तख्लीक होना शुरू हो गई। और करते करते इनके पहाड़ भी बने, रेगिस्तान भी बने, और भी काफ़ी सारे वजूद में आना शुरू हो गई, जानवर भी बनना शुरू हो गए। और फिर उनमें से सबसे जो अहम पॉइंट जो मिला, जिससे नस्ल बढ़ी, आगे बढ़ी, वो बेसिकली उन जानदारों में से एक जानदार इंसान की शक्ल में भी था,
ह्यूमन बींग्स। जब ह्यूमन बींग से आए तो ये बाकी क्रिएचर्स से डिफरेंट किस तरह थे? बाकी क्रिएचर्स भी थी, ह्यूमन बींग्स भी प्रोड्यूस हुए, और इनके अंदर जो बाकी जो क्रिएचर्स से जो चीज़ें मुख्तलिफ करती थी इनको, या इनकी वो खसूसियात, वो क्वालिटीज़ जो बाकी क्रिएचर्स से डिफरेंट थी, वो बेसिकली क्या थी? वो इनकी फीलिंग्स थी इनके अंदर। उसके बाद एम्बिशंस, इनके कुछ मकासद थे। उसके बाद सेंस ऑफ ब्यूटी का सेंस, और उसके बाद रिलीजन। इनकी ये जब ह्यूमन बींग्स इनके कैम इनटू लाइफ ना, तो फिर क्या हुआ कि फीलिंग्स, एम्बिशंस, सेंस ऑफ ब्यूटी, रिलीजन जो थी, ये वो क्वालिटीज़ थी जो बाकी क्रिएचर से इंसानों को क्या करती थी? डिफरेंट करती थी। एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई, विद द टाइम ये कम्प्लेक्स होती गई चीज़ें, और उन कम्प्लेक्स जब होती गई तो मुख्तलिफ क्रिएचर्स ने जन्म लेना शुरू किया, और उनमें से ह्यूमन बींग्स भी थे जो मतलब वजूद में आए। लेकिन यहाँ पर राइटर में ये भी कहता है कि पता कोई नहीं चला कि लाइफ कैसे, कब और क्यों वजूद में आई। फिर इसीलिए उसने कहा था बाय चांस वन ऑफ दीज स्पीसीज गेव बर्थ टू लाइफ, राइट। उसके बाद मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग। यूनिवर्स जो है वो क्या है? फ्राइटनिंग है। यूनिवर्स क्या है? फ्राइटनिंग। अब यूनिवर्स ड्रामनी, जो यूनिवर्स से खौफ नज़र आता है, वो खौफ क्या है? कि यूनिवर्स को जब आप यूनिवर्स का पर्पज़, यूनिवर्स का मकसद जानने की कोशिश करते हैं, एक रेत के छोटे से ज़रे पर बैठकर, इस छोटी सी एक ज़मीन पर बैठकर, तो जब आप कायनात को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं तो कायनात किन चीज़ों से डराती है? सबसे पहले इमेंस डिस्टेंसेस, बड़े बड़े डिस्टेंसेस, दूर दूर तक फैली हुई है जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बाद स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त का फैलाव इतना ज़्यादा जिसको समझना, जिसको इमेजिन करना मुश्किल। उसके बाद एक्सट्रीम लोनलीनेस, यानी कि जब कायनात को हम देख रहे हैं, इतनी वेस्ट कायनात है, इतनी बड़ी कायनात है, और उसके अंदर हम एक लोनलीनेस, इस तरह की फीलिंग्स आ जाती हैं। हम कहते हैं कि हम तो बिल्कुल अकेले हैं, लोनलीनेस की फीलिंग्स आ जाती हैं, तन्हाई की। तो इसलिए एक्सट्रीम लोनलीनेस उसने लिखा है। उसके बाद लिटलनेस ऑफ आवर होम, इनकी जो ज़मीन है इसका बहुत छोटापन। कायनात जब देखेंगे, इतनी बड़ी कायनात होगी, ज़मीन उसमें से बस आपको एक नुक्ता नज़र आएगा कि ज़मीन इतनी छोटी सारी है, ठीक है। उसके बाद एबनॉर्मल टेम्परेचर इज़ इन द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में जो टेम्परेचर है वो एबनॉर्मल सा है। मतलब क्या है कि कायनात में ज़िंदगी के लिए कहीं पे टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा गर्म कि वहाँ पे लाइफ जी नहीं जा सकती, कहीं पे इतना ज़्यादा ठंडा कि लाइफ वहाँ पे जी नहीं जा सकती। तो फिर पता चलता है कि जब ज़िंदगी का जो इंसान प्लान है लाइफ का, क्या वो कायनात के मंसूबे में थी भी या नहीं थी? तो बाज़ का पता चलता है कि वो नहीं थी। नो लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, कायनात के मंसूबे में नहीं थी। लेकिन आगे जाके हमें पता चलता है कि लाइफ इज़ ओनली पॉसिबल कहाँ पर? अर्थ। ये पॉइंट मैंने इसलिए अर्थ लिख दिया यहाँ पे ताकि आपको समझाने के लिए, यानी कि अगर ज़मीन को बीच में से निकालें तो कोई और हमारे पास प्लैनेट नहीं था, कायनात में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हम लाइफ जी सकते थे। सिर्फ एक वाहिद प्लैनेट है अर्थ, जहाँ पे जो टेम्परेचर है, जहाँ पे लाइफ जी जा सकती है। इसी तरह ये जो हमारा अगला पॉइंट है, ये इसी चीज़ को आगे लेके चलेगा। कंडीशंस नेसेसरी फॉर लाइफ। कंडीशंस नेसेसरी फॉर लाइफ, इनकी ज़िंदगी के लिए जो कंडीशंस नेसेसरी हैं, लाजमी हैं, वो बेसिकली ये हैं। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन नैरो बेल्ट। लाइफ जो है वो सिर्फ नैरो बेल्ट, इनकी पट्टियाँ हैं, दरम्यान में एक बहुत बड़ा स्टार है, और उसकी जो गिर्द पट्टियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि स्टार्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और फिर उसके बाहर चले जाएँ, स्पेस में चले जाएँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, लाइफ मुंजमद हो जाती है। तो वो जो नैरो बेल्ट है, वहाँ वो एक ऐसी जगह है, ऐसी प्लेस है जहाँ पे लिक्विड जो है, जो माया है, वो वहाँ पे स्टे कर सकता है, रुक सकता है। तो वहाँ पे बेसिकली लाइफ क्या है? पॉसिबल है। वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ पे वो क्या है? लाइफ पॉसिबल है। वो जगह कौन सी है? वो हमारा प्लैनेट जो अर्थ है वो है। अब देखें, लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन नैरो बेल्ट। द स्टार्स आर सो हॉट दैट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट इन दैम।
एंड स्पेस इज सो कोल्ड दैट लाइफ वुड बी फ्रोजन। कहते हैं स्टार तो इतने ज़्यादा गर्म है, लाइफ वहाँ पे नहीं जी जा सकती, और स्पेस इतना ज़्यादा ठंडा है, वहाँ पे लाइफ मुंजमद हो जाएगी, जम जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लाइफ नीड्स अ टेम्परेचर जोन टू फ्लोरिश। अब लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए टेम्परेचर जोन चाहिए। टेम्परेचर जोन से मुराद क्या है कि हमें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए लाइफ के लिए। फॉर्चुनेटली अर्थ इज़ प्लेस्ड इन टेम्परेचर जोन मीन मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि जो ज़मीन है हमारी, ये बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा सर्द। और इसी तरह आपके जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, सबसे पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया था द नेचर ऑफ द स्टार्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया नेक्स्ट पॉइंट को। वो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा था, द नेचर ऑफ स्टार्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था उसको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ आए थे। पॉइंट नंबर 3 से पहले हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था वो रेयर इवेंट वाला था। कौन सा पॉइंट था, रेयर इवेंट के प्लैनेट्स क्या हैं, वो कैसे वजूद में आए हैं, ठीक है, जिसके बताते हुए मैंने डाइंग सन की तरफ इशारा भी किया था, इस टाइटल को कैसे जस्टिफाई करना है। और उसके बाद बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, उसके बाद यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, और उसके बाद कंडीशंस नेसेसरी फॉर लाइफ, ये उनकी सारी डिटेल थी। और ये बेसिकली चैप्टर नंबर 1 का क्या होता है, हमारी समरी है। चैप्टर 1 का क्या है, ओवरव्यू है। और आपने क्या करना होगा, आगे मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि टेक्स्ट पढ़ने से पहले आपने इन समरी के जो पॉइंट्स हैं इनको ज़बरदस्त तरीके से नोट करना है, नोट डाउन करना है अच्छे तरीके से, और आगे क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। अब देखें, मैं आपको ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपने जब टेक्स्ट पढ़ना है, लकीली आप अभी सुन रहे हैं मुझे भी, और लकीली आप आजकल आपके पास टाइम भी बेशुमार है, आप घर में बैठ के इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि ऑल द टाइम आप घर पे होते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि आपने टेक्स्ट पढ़ने से पहले सेकंड ईयर की इंग्लिश में आपने 3 चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। सबसे पहले कि इस जो कहानी, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो ऐसे पढ़ रहे हैं, जिस तरह आज पढ़ा हमने द डाइंग सन, इसका ओवरव्यू आपके जहन में होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये, जब इसका टेक्स्ट पढ़ें उससे पहले आप जितने भी सिनोनिम्स हैं, मुश्किल वर्ड्स हैं, उनको नोट डाउन करके उनके सिनोनिम्स लिख लें। आप पहली फुर्सत में आपने टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले ये काम करना है। पहली फुर्सत में आपने क्या करना है, जो मुश्किल वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, उनको नोट डाउन करें और उनके सिनोनिम्स लिख लें। 2 चीज़ें आपकी पक्की हो जाएंगी उसमें। एक जो आपका कॉन्सेप्ट था किसका, उस कहानी के अंदर, फिर उसके रेलिवेंट वोकैबुलरी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने टेक्स्ट पढ़ना है। तो टेक्स्ट पढ़ने के दौरान आपने बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ, 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये कि आपने ग्रामर देखनी है, वहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसमें ग्रामर किस तरह इस्तेमाल की गई है, ग्रामर का यूज़ किस तरह का हुआ है। उसके बाद उससे आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये कैसे इतने इतने बड़े सेंटेंसेस में उनको डील कर रहा है राइटर। दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने होंगे, क्योंकि आपकी जो MD कैट टेस्ट होता है या ECAT टेस्ट है, उसमें कोई ना कोई गलती उन्होंने सेंटेंस के अंदर दी होती है, इसी टेक्स्ट बुक में से उठाकर, जो बहुत माइनर सी होती है, लेकिन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की गलती होती है। कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच, जितने भी हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई ना कोई किसी न किसी जगह उन्होंने एरर उसका दिया होता है। और ये चीज़ आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है। और MD कैट के हवाले से इंशाल्लाह आपको सेपरेट लेक्चर भी दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है बात कि जब आप ये सारी चीज़ें कर लें, टेक्स्ट पढ़ लें, फिर आप ख़ुद से उस कहानी के अंदर से देखें कि कौन कौन से सवालात, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे, जिस तरह हमने पॉइंट्स वाइज समरी डिस्कस की है आज, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि अब आपको दिया गया है टास्क, असाइनमेंट, जो आपने घर बैठ के करनी होगी। अब असाइनमेंट आपकी क्या है कि ये सिनोनिम्स मैंने लिखा है, टास्क लिखा है, ये 30 वर्ड्स हैं, सिर्फ 30 वर्ड्स दिए हैं, और आपने हर एक के 2 या 3 सिनोनिम्स, इससे ज़्यादा नहीं लिखने।
आपने खुद सर्च करने होंगे, खुद मतलब रिसर्च करके जो मर्ज़ी आप मीडियम यूज़ करें, चाहे डिक्शनरीज यूज़ करें, चाहे आप मतलब डिक्शनरीज यूज़ करें, या फिर आप डिक्शनरीज फ़र्ज़ करें आपने डिक्शनरी करनी है तो एक डिक्शनरी है काफ़ी, एक उर्दू लुगत है, उर्दू लुगत उर्दू में इस तरह लिखा होगा, एक ये कर लें आप, एक मैरियम वेबस्टर है, MERIAM, मैरियम वेबस्टर। अब ये डिक्शनरीज़ क्या करें आप डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर पे जाके, यहाँ पे आपको बहुत सारे इनके आपकी हेल्प मिल जाएगी, आपको सिनोनिम्स तलाश करने में आपके लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, इन डिक्शनरीज़ को इंस्टॉल कर लेंगे, एक तो टाइम भी आपका बच जाएगा और इन सिनोनिम्स को आपको ढूंढने में भी आपको आसानी हो जाएगी। ये पहला वर्ड है इमेंस, दूसरा है हार्डली, तीसरा है ग्रैंड्स, मेजर्ड, सब्सटेंस, वेंडरिंग, इवेंट, वॉयज, लोनलीनेस, seldom, blindly, tides, raises, powerful, extremely, entirely, pours down, chiefly, reproduce, complex, humble, certainly, likely, existence, frightening, calculation, appearance, scattered, stretches, surround। ये वर्ड्स हैं, इनके आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और आपने एक वर्ड के कम से कम 2 या 3 सिनोनिम्स आपने क्या करने होंगे, ढूंढने होंगे, लिखने होंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप ये चीज़ कर चुके होंगे तो आपने अपने रिपोर्टिंग टाइम में आपने कंफर्म करना होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लाजमी किया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक किया करें और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। और इसी के साथ आज के लेक्चर इतना ही है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड, आई थिंक इट्स ऑल राइट फॉर नाउ। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी नाइस टू टॉक टू यू, नाइस टू प्रेजेंट यू, हैव अ नाइस डिस्कशन एंड हैव अ नाइस सेशन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, wish you the best of luck, may you live long. Okay, bye bye and Allah Hafiz as well.